नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आपने कई कहानियां सुने होंगे नक्सलाइट एरिया की, कई कहानियां सुने होंगे। आपने सुना होगा नक्सलाइट की ज़िंदगी क्या होती है और नक्सलाइट कैसे होते हैं और उनमें महिलाओं का शोषण भी किया जाता है और वो किस तरीके से साधारण इंसानों को अपने माया जाल में फंसा कर अपनी गैंग में भर्ती कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा अधिकारी जो नक्सलाइट एरिया में रहा, माथाकुची में, जिसने अपना बचपना जिया और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो वो नक्सलाइट की तरफ ना जाते हुए वो पुलिस अधिकारी बन गया। जी हाँ, वो पुलिस अधिकारी बन गया। API गणेश कुमार सर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज अपनी सेवाओं को नागपुर के वाड़ी पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं। तो मेरे साथ है गणेश कुमार सर, जिन्होंने नक्सलाइट के साथ अपने बचपने को गुजारा और हम उनसे जानना चाहेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। और आज वो कानून की सेवा कर रहे हैं, कानून की लोगों की मदद कर रहे हैं और जनता की मदद कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं गणेश कुमार सर से, उनका अनुभव लेते हुए। सर, आपका TNN में स्वागत है। वेलकम सर, थैंक यू। सर, कैसा आपने नक्सलाइट एरिया में रहे हैं आप और वहीं बड़े पले हैं, आपका बचपना वहीं गया, फिर आपने कैसे गुजारा है उन लोगों के साथ बचपना, क्या अनुभव है आपका? देखो सर, एक छोटी सी गांव है और महाराष्ट्र के एकदम लास्ट बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में कोचीनारा करके गांव है। वहीं पे मैं बचपना गया मेरा। और ज़्यादातर परिस्थिति एकदम गरीब परिस्थिति होने की वजह से मैं जो धूपकाला 2 महीने का रहता था उसमें मैं काम करता था और वो काम के पैसों से फिर मैं पुस्तक और वही खरीद कर फिर से पढ़ाई करता था। तो उस वक्त मैं जहाँ काम करने जाता था तो 1-2 बार नक्सल की मीटिंग में भी अटेंड करना पड़ा मुझे। तो वहाँ पर देखा तो उनका मोटिवेशन इतना ज़बरदस्त रहता है, उनकी भाषण इतनी ज़बरदस्त रहता है कि जो 17-18 साल के नवयुवक रहते तो वो आप उसमें इन्वॉल्व होने का सोचता है। उस वक्त गर्म खून रहता है। तो सचमुच में ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि उस वक्त मुझे भी लगा था कि मैं भी वो नक्सल में शामिल हो जाऊँ। लेकिन बाद में बड़ा हुआ तो पता लगा कि नहीं, उनकी जो वागनुक है, उनकी जो स्थिति है वो गलत तरीके से है, कानूनन गलत है। इसीलिए मैं उस रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन आपके बचपने के जो दोस्त हैं वो क्या नक्सलाइट में हैं आज भी, या आपने उनके साथ कुछ अगर थे तो क्या उनके साथ आपने बात की, क्या किया? हाँ, जिसके साथ मैं यहाँ तक कि आपको भी अभी सरेंडर हो गया, गोपी करके था, जो वो हम बचपन में उनके साथ में हम गोली भी खेले हैं। अच्छा। कंचे भी खेले हैं उसके साथ में। तो हम साथ में ही पढ़े। वो मेरे से थोड़ा सा जूनियर था, 1-2 क्लास का। और फिर मैं थोड़ा सा तालुका प्लेस में यानी कुरखेड़ा में आकर पढ़ने लगा और वो कम पढ़े। तो इसीलिए फिर वो नक्सल मीटिंग में 1-2 अटेंड करने के बाद में उसमें चला गया। अभी तो वो फिर बाद में जब मैं पुलिस बना तब मैं उसको मोटिवेट किया कि नहीं भाई, ऐसा वहाँ का जो काम करने की ढंग है वो अलग है। चाहे तो तू कमांडर बन गया होगा लेकिन उसका नतीजा अलग है। ऐसा करके उसको समझा। नक्सलियों का कमांडर था? हाँ, नक्सलियों का कमांडर बन गया था। मडावी करके है, नीरिन साय मडावी, वो गोपी करके ये करता था। तो CP साहब हैं। तो इंटरव्यू के टाइम में जब मुझे पूछा गया था कि आप कांस्टेबल से अधिकारी क्यों बन रहे हो ऐसा करके, तो उस वक्त मैं इंटरव्यू में वही बताया कि मैं, जो मेरा गांव है, जो मेरा मुल्क है, वहाँ पे सिर्फ नक्सल
प्रशासन के अलावा और कोई प्रशासन मुझे नहीं दिखा, ना तो महसूल खाता ना तो पुलिस खाता, सिर्फ एक खाता था, वो जो पुलिस खाता ही वो दुर्गम भाग तक जाता था। तो मुझे लगता था कि नहीं भाई, मैं पुलिस खाता में आकर मेरे अपने जन बंधुओं को, समाज बंधुओं को मैं सेवा दे सकूं, ऐसा करके पहले सोचा कि मैं कांस्टेबल बनूं ऐसा करके। लेकिन कांस्टेबल बनने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, इसके उपरांत में भी और अधिकारी रहता है तो उसके अच्छा ढंग से सेवा हो सकता है। तो मैं इंटरव्यू के वक्त वही बताया कि मैं जब कांस्टेबल था तो उतना कमिश्नर साहब, नागपुर कमिश्नर साहब अमितेश कुमार सर को, हाँ, श्रीमान अमितेश कुमार सर उस वक्त इंटरव्यू में थे। तो उनको वही बताया था कि सर मैं कांस्टेबल था तो मैं ये कर नहीं पाता था, लेकिन अधिकारी अगर बन गया तो सचमुच में एक शासन की प्रतिनिधि की ओर से एक बड़ा ऑफिसर बन के, पीएसआई बन के मैं उस टाइप का हैंडल कर सकता हूँ। मतलब ऐसा गलत रास्ते पे जाने से अच्छा है कि अच्छे रास्ते पर लाएं आप। हाँ बिल्कुल, उनको अच्छे रास्ते पर ला सकता हूँ ऐसा करके। तो अमितेश कुमार सर ने भी मुझे उसी वक्त इट्स वेरी गुड ऐसा करके उसने ये किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क, यानी मुझे 48 मार्क मिले थे 50 पैकी, यानी नहीं 44 मार्क मिले थे अपने इंटरव्यू में। फिर आप गांव में वो जो आपके दोस्त थे जो नक्सलाइट थे, फिर उनको कैसा समझाया आपने? हाँ, तो एक उसके बाद में मुझे अच्छा खासा एक नसीब भी मिल गया कि फिर से मुझे गढ़चिरौली बदली कर दी गई जब मैं ऑफिसर बना तो। और सुवेज हक सर उस वक्त एसपी थे, उनका मोटिवेशन अच्छा लगा, उनके साथ में बर्ताव करने का, तो मैं भी फिर उनके कहे मुताबिक काम करने के लिए राज़ी हो गया। और स्पेशल इंट सेल में मुझे उसने काम करने के लिए जब बोले, तो उस वक्त हमारी प्लानिंग थी कि राजेंद्र धुर्वे उर्फ शंकर अन्ना, तो इसको हम सरेंडर करने की प्लानिंग की है। पहले तो पहाड़ सिंह का भी प्लानिंग हमने ही स्टार्ट किए, पहाड़ सिंह उर्फ कुमार शाह का कतलाम करके, तो इनको पहले मोटिवेट किए। फर्स्टली हम सुवेज हक सर के बताए मुताबिक हम फांफा मार करके, उसका गांव है जो छत्तीसगढ़ में आता है, वहाँ पे गए, उसके फैमिली को पूरा गाइडलाइन दिए कि नहीं भाई, पुलिस प्रशासन इस तरीके से आपके परिवार को, आपके अभी दो लड़की और एक लड़का है, तो ये लड़की लड़का कोई मदद कर सकता है अगर वाकई में अगर सरेंडर हो जाए तो। ये किससे बात हो रही है आपकी? जो नक्सलाइट का कमांडर था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, नक्सल का कमांडर उससे भी बड़ा लेवल का, यानी नक्सल में वो एसपी लेवल का रहता है। अच्छा। हाँ, उसको हम सरेंडर करने की प्रयास किए, और वो हमारे जरिए से फिर बाद में वो मोटिवेट हुए, और फिर तब तक मैं इधर गढ़चिरौली से नागपुर बदली हो गया था, तो मुझे वो चांस नहीं मिला, तो उसको भी हम सरेंडर किए। और मेनली मेरा एक जो और दूसरा था, यानी राजेंद्र धुर्वे, ये चांदगांव दलम का दलम कमांडर था, ये बहुत ही खूंखार था उस वक्त। तो इसको दलम मतलब एक टुकड़ी होती है क्या इनके? हाँ, दलम मतलब एक टुकड़ी होता है, वो लोकल दलम रहता है, बाद में फिर मिलिट्री दलम होता है। हाँ। ऐसे उनके अलग अलग प्रकार, जैसे अपने लोकल पुलिस स्टेशन रहता है और SRP CRPF रहते हैं, वैसे टाइप के उनके स्पेशल भी रहते हैं उनके। तो उसको हम उसको लाना था, हमको उसको सरेंडर करना था। उसके लिए फिर मुझे और मेरे टीम, एक सिपाही था जो मेरे इलाके का था, उसके साथ में हमको काम करने के लिए बता दिए। तो मैं वहाँ पे एक गैया चराने वाला इसका रोल किया, और 7-8 महीने तक मैं उधर ही रहा। और जब आपने गैया चराने वाला रोल किया, जब आप अधिकारी बन चुके थे? हाँ, मैं अधिकारी बन चुका था। तो फिर मेरा इन्फॉर्मर था, जो उसका नाम नहीं बताऊंगा, प्रहलाद करके है, तो उसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ ऐसा करके उसको बताया। और फिर बाद में उसको मोटिवेट करके वो नक्सल से बाहर निकाला।
तो उनसे उसके भाई थे, उसके भाई के ज़रिए उसको बाहर निकाले। और फिर हम बोले कि तू भाई ऐसा है, आज प्रशासन तुम अगर सरेंडर हो जाओगे तो आप अभी नक्सल के ये एक लड़की से उससे प्यार हो गया था, तो उसको हम मोटिवेट किए, यानी दोनों को हम मोटिवेट करके उसको टोटली टर्न किए। और बाद में फिर उसको पूछा गया कि भाई तू सरेंडर होता है क्या, ऐसा करके। तो सरेंडर के लिए तो राज़ी हो गया, लेकिन वो बोला कि जब तक मेरे और सदस्य है वो जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूँगा, ऐसा करके। फिर हमने फिर प्लान किए कि जो बाकी के सदस्य थे उनको 4 लोगों को पहले हम सरेंडर किए, उसके बाद में फिर ये अपना शंकरन ये बाद में फिर सरेंडर हुआ। उसका पूरा नाम राजेंद्र धुर्वे था, वो कोसमी नंबर 2 का, यानी जो AOP 11 पत्ती के नज़दीक पास में रहता था। सर इसमें इनकी टुकड़ी में क्या महिलाएं भी रहती हैं, नक्सलियों में महिलाएं भी शामिल होती है? हाँ, इसकी टुकड़ी में महिलाएं भी रहती है। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब छोटे रहते हैं, कम उम्र के रहते हैं महिला या लड़की, साधारणतः 12-13 साल के, तो इनको मोटिवेट करता है, यानी कैसा उनको अच्छे कपड़े लेके देना या उसको जो कुछ है ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी ज़रूरत करते हैं। की चीज़ें है, साबुन वगैरह वगैरह, पाउडर, स्नो वगैरह, ऐसे टाइप के उनको ये करके उनको मोटिवेट करता है। और बाद में फिर धीरे धीरे ऐसा उसको लाता है। ऐसा डायरेक्टली कोई अगर बोलेंगे, कोई लड़का या लड़की बोलेंगे कि मैं दलम में जाना चाहता हूँ, तो उसको कभी नहीं लेंगे। वो अपने तरीके से उसको धीरे धीरे बुलाकर फिर उसको अपने वश में करके ही लेता है। क्या महिलाओं को साथ में रहना, उनके क्या शोषण भी किया जाता है उनके साथ? हाँ, ये तो बहुत भयानक परिस्थिति है। जिस वक्त हमने यानी 1998-99 में जब सरेंडर किए थे, लतक्का, जमनक्का और शोभक्का, ये 3 लड़कियां सरेंडर हुई थी। वो शोभक्का तो अपने एक कांस्टेबल का बहनिज था। तो इनको जब हमने पूछे तो वहाँ लतक्का नाम करके थी, तो वो बताती थी कि कैसा कंडीशन होता था, ऐसा करके। तो स्टार्टिंग में तो कैसा है, पहले दलम कमांडर अपने पास रखते हैं, उसको मन चाहे वो यूज कर लेता है। फिर बाद में फिर जो सदस्यगण रहता है, सदस्य फिर कैसा है, उनको नाइट ड्यूटी दिए जाते हैं, तो एक एक की ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पे, एक लड़की और एक लड़का। तो फिर उस वक्त चाहे तो वो अपनी हवस का शिकार बनाकर ये कर लेता था। ऐसे वो लतक का नाम की है, वो हमको उस वक्त बताती थी। सर मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि क्योंकि आप नक्सलियों के साथ पले बड़े, आपका बचपन गया, जब आप दहलीज, जवानी की दहलीज पे कदम रख के आप अधिकारी बने, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ और मेरे लाखों दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि नक्सलियों का क्या मंशा रहता है, वो नक्सली क्यों बनते, उनका क्या मांग रहती है, सरकार से मांग रहती है या क्या या वो सताए हुए रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये देखो, अभी नक्सल बोले तो ये छोटी मोटी नहीं है, पूरे ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये उनका ये चल रहा है। और जहाँ तक कि दंडाकरण्य का अगर भाग सोचे जाए, जो हमारे अपना ये आदिवासी एरिया है, दुर्बल एरिया है, वहाँ के लोगों को सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हम एक क्रांतिकारक है और अपने मुल्क के लिए लड़ रहे, बस इतना ही उनको सिखलाई है। बाकी ये उनको पता ही नहीं कि इससे क्या शोषण होता है और क्या खंडनीय हो जाती है, ये उनको कुछ पता नहीं, खाली इतना ही है। तो ये नक्सल के अलग अलग गठ है, जैसे वो जो शस्त्र का, यानी जो नक्सल है उनके अलग अलग विभाग है। अब जो पुलिस पे हमला होता है, ये करता है, वो शस्त्रधारी हो गए। लेकिन नक्सल के ऐसे और ढेर सारे ग्रुप है जो ये संस्था वाले वगैरह वगैरह वाले, ये भी उनमें से। सर मैंने सुना है उसमें पढ़े लिखे लोग रहते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग रहते हैं, जैसे इंजीनियर भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो क्या इनका क्या मकसद क्या है? हाँ, इनका मकसद यही है। अभी जैसे
ये सेन हो गया या गडलिंग वगैरह हो गया, ऐसे लोग भी वहाँ पे शामिल है ऑलरेडी। तो इनका यही एक उनको फ़ायदा मिलता है कि जहाँ पे मीटिंग अगर हो गया हो, तो जैसा सेन जैसा हो गया कि वह गडलिंग जैसा हो गया, तेल तुमड़े जैसा हो गया, तो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वहाँ जब मीटिंग होती है तो उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ा इनका रोल होता है। यही लोग उन जो दुर्बल लोग हैं, जो अनजान लोग हैं, उनको अपने तरफ खींच लेते हैं, नक्सल की तरफ खींच लेते हैं। सर एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि आप उन नक्सलियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नक्सली टीम में अभी वर्क कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, एक इंसानियत का क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा तो यही मकसद है कि नक्सलवादी, देखो नक्सलवाद को मारना नहीं, नक्सलवादी को नहीं मारना है हमको। नक्सलवाद जो उनके मन में हाँ चल रहा है वो खाली वहाँ से निकले। आखिरी में तो वो भी इंसानी है, हम भी इंसानी है, लेकिन उनके मन में जो नक्सलवाद का भूसा भरा हुआ है वो निकाल कर उनको सरेंडर आ जावे, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरे उनसे निवेदन है, यही मेरी विनती है। बिल्कुल, कोई भी इंसान माँ पेट से पैदा नहीं होता है, कोई भी बुरा, उसे दुनिया में आकर यातनाएं देकर या किसी तरह से वो उस गलत राह पर निकल जाता है जो जिस राह पे नहीं जाना चाहिए था। आज मेरे साथ थे गणेश कुमार सर, जिन्होंने उन नक्सलवादियों के साथ अपना बचपना गुजारा, अपनी जवानी गुजारी और आज वो पुलिस अधिकारी बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये सेवाएं भी दे रहे हैं उन पूरी तजुर्बे के साथ जो नक्सलाइट के साथ में उन्होंने ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारी। अधिकारी तो कई देखे हैं आपने, लेकिन एक ऐसा अधिकारी जिसने नक्सलियों के साथ अपने बचपने को गुजारा और आज वाड़ी पुलिस स्टेशन में एपीआई बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों को देखने के आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर, वाड़ी।